नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव की तारीखों को लेकर सस्पेंस बना हुआ था उस पर से अब पर्दा हट चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 288 सीटों पे चुनाव जो है सिर्फ एक चरण में होगा और पोलिंग 20 नवंबर को की जाएगी। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे 81 सीटों पर और साथ ही साथ पोलिंग 13 नवंबर और 20 नवंबर की को होगी। और अगर अब हम नतीजों की बात करें तो दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को चुनाव आयोग जारी करेगा। अब हम बात करते हैं पहले महाराष्ट्र की। अभी जो महाराष्ट्र में अभी किस पार्टी से कितने विधायक हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे यहां पर। तो अगर अभी हम महाराष्ट्र की बात करें तो कुल 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं, शिवसेना यूबीटी के पास 15, एनसीपी के पास 43, एनसीपी शरद पवार के गुट के पास 10 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 43 विधायक हैं और अन्य 34 विधायक हैं। साथ ही साथ हम झारखंड के भी पिछली बार के नतीजे देख लेंगे। झारखंड में कुल मिला के 81 सीटें हैं, जिसमें इंडिया अलायंस के पास 44 सीटें हैं कुल मिलाकर और एनडीए के पास 30 हैं, जिसमें बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। और अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो जेएमएम ने जो अपना वहां पे ठाठ बनाया हुआ है वो 25 सीटों पर है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है 17 सीटों पर। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सीपीआई एमएलएल की तो उसके पास 1 सीट है, आरजेडी के पास 1 सीट है और जेडीयू के पास, अगर एनडीए में हम आ जाए वापस, तो जेडीयू के पास 1 और आईएनडी के पास 1-1 सीट है। अब हम बात चुनाव आयोग ने इसके साथ ही साथ जो नतीजे डेट्स जाहिर की हैं वो उन्होंने उपचुनावों की भी की हैं। 49 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, उसकी भी हम अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में ही अकेले 10 सीटों पर चुनाव है, जिसमें उन्होंने 1 सीट पर अभी डेट की घोषणा नहीं की है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के ऊपर और हमारे साथ इस पे जुड़ रहे हैं राजेंद्र काले जी शिवसेना यूबीटी से, अनूप पांडे जी बीजेपी से और शाकिर अली साहब कांग्रेस से। स्वागत है सर हमारे शो पर। नमस्कार। नमस्ते। तो मेरा पहला सवाल है अनूप पांडे जी से जो बीजेपी से हैं। सर, इस बार तो पिछली बार तो आप लोग 2 लोग साथ में मिलकर लड़े थे, शिवसेना और बीजेपी। तो पिछली बार जो भी बाद में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ 2022 में, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पिछली बार आप में शायद क्लियर हो गई थी चीजें कि आधा समय आप रहोगे आधा समय हम रहेंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं बंटवारा चीजों का आसान था। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो आप 3 हैं, एनसीपी अजीत पवार, शिवसेना शिंदे गुट और आप। तो किस तरीके से किसको क्या देना पसंद करेंगे आप इस बार? किन बेसिस पर सीट डिवीजन होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी? अनूप जी। अनूप जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? अनूप जी, आपका शायद माइक म्यूट है, आपको उसको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अब आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। तो तीनों दल के नेता बैठेंगे और सहूलियत के हिसाब से, सीट जीतने के हिसाब से आपस में सीटों का तालमेल होगा और तालमेल होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी। चुनाव आयोग आज इलेक्शन की घोषणा कर दिया। चुनाव आयोग ने पूरे देश को अपनी निष्पक्षता का और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कितने फेयर तरीके से चुनाव होते हैं उसके सारे पत्रकारों का जवाब गुण दोष देश के सामने रख दिया। ईवीएम का रोना रोने वालों को भी कहा कि आप क्षेत्र में मेहनत करो, जनता आपको चाहेगी तो आप विजय प्राप्त करोगे।
जनता जिसको चाहेगी वो सत्ता में आएगा और ये सारी बातें होंगी। तो समय का इंतजार करिए, सीटों का तालमेल बहुत जल्दी करके समक्ष या गठबंधन अपने किया है उन उपलब्धियों को लेकर के प्रस्तुत करेगा और जनता के दरबार में फरियाद। ठीक है, अब मेरा सवाल है राजेंद्र काले जी से। पिछली बार देखा गया था कि बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलके चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद बीजेपी, खैर पूर्ण बहुमत किसी की भी नहीं आई थी, हम आपको बता दें, लेकिन बीजेपी के पास मेजॉरिटी सीटें थी। तो फिर एक बार ये डिसाइड हुआ था कि एक बार हमारे विधायक रहेंगे आधे समय के लिए, आधे समय आपके विधायक रहेंगे। तो अगर इस बार भी बीजेपी के पास सारी सीट, मतलब मेजॉरिटी अगर हम कहले आ जाती है, पूर्ण बहुमत ना पिछली बार किसी के पास थी, इस बार हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर इस बार भी बीजेपी के पास मेजॉरिटी आ जाती है राजेंद्र काले साहब, तो क्या आप इस बार भी वापस जाके बीजेपी से हाथ मिला लेंगे सत्ता में आने के लिए? मैं पिछले साल जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में हमारा इलेक्शन से पहले भाजपा सेना का अलायंस हुआ था जी। और उस अलायंस के हिसाब से हम महाराष्ट्र के पूरे जनता के सामने गए थे, वोट मांगे थे। और उसके पहले जो बाला साहब ठाकरे जिस रूम में थे उसी रूम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी के साथ हमारी बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने डिसाइड किया था कि जब चुनाव होंगे तो उसके बाद शुरू की जो 2-2.5 साल है वो शिवसेना को सीएम पद मिलेगा। और ऐसा तय होने के बाद, चुनाव होने के बाद जब नतीजे सामने आए तो उस बयान से मुकर गए। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई थी। और इसलिए पहले से ही बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में तो कहीं नहीं थी। शिवसेना की कंधे पे हाथ रख के बीजेपी महाराष्ट्र में आई और उसमें सब शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी को पूरे महाराष्ट्र में घुमाया। लेकिन बीजेपी का ये सोच था कि इलेक्शन के बाद शिवसेना का ही खत्म कर देना। तो इसके बाद हमारे उद्धव साहब ने डिसीजन लिया और उनके साथ अलायंस तोड़ के एनसीपी और कांग्रेस उनके साथ अलायंस करके सीएम पद की शपथ ली। और इसी नतीजे पे पूरे महाराष्ट्र में अभी बीजेपी के जो उस टाइम 2019 के चुनाव में जो परिस्थिति थी अभी नहीं रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अभी 2 महीने पहले जो चुनाव के रिजल्ट महाराष्ट्र में सामने आए, अगर और मुद्दे नजर रखते तो ये बात समझ में आती है कि महाराष्ट्र की दिशा क्या है और महाराष्ट्र की हवा क्या चल रही है। पूरे महाराष्ट्र के 6.5 करोड़ वोटर ने तय किया है कि इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र से हद्दपार करेंगे और पूरे महाविकास आघाड़ी का फिर महाराष्ट्र में सरकार आ जाएगा। अगर आप लोकसभा की बात करें तो हम आपको ये भी बता दें कि अगर हम हरियाणा का लोकसभा का भी रिजल्ट देखें तो दोनों 50-50% पे थे। और इस बार तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस ही वहां पे सरकार बनाएगी, एग्जिट पोल्स भी सारे यही कह रहे थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे ऐसा खेल बदला कि वहां पर बीजेपी आ गई। तो हम प्रिडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या अगर बीजेपी के पास इस बार भी मेजॉरिटी होती है तो वापस आप जाकर उससे हाथ मिला लेंगे? नहीं, ये तो हमारा महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में जो कुछ डिसाइड होगा, हमारे वरिष्ठ नेता जो डिसीजन करेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं शाकिर अली साहब से एक सवाल लेना चाहूंगी। सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी शाकिर साहब, जो आपको हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो आपका महाराष्ट्र में, या कह ले इंडिया अलायंस जो आपका है, वहां पे महाराष्ट्र यूबीटी की तरफ से, यूबीटी के नेताओं की तरफ से बयान आया कि जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है वहां पर जो कांग्रेस है वो कमजोर पड़ जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इस बार ये लग रहा है वहां की हार के बाद कि शायद आपकी ही अलायंस का भरोसा आप पर से उठ चुका है, और किस तरीके से, अगर ऐसा है तो आप किस तरीके से उस कॉन्फिडेंस को वापस जीतेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई शीर्ष स्तरीय बात नहीं है और निजी स्तर पर कौन क्या कह रहा है इससे बहुत ज्यादा सियासत पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर शीर्ष नेतृत्व कुछ ऐसा कहे तो इससे हम लोग सोचने का विषय है। हालांकि मीडिया के लिए अच्छा है, मसाला है, ये न्यूज बन सकता है, बन रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और बीजेपी से कांग्रेस कहीं नहीं हारती है फेस टू फेस अगर देखा जाए
तो अभी तेलंगाना में, कर्नाटक में बीजेपी के खड़ा आए हैं। तो किसी ने अगर निजी बयान दी है तो उनके लिए जवाब भी है। और महाराष्ट्र में हमारा जो अपना महाविकास अघाड़ी जो अपना गठबंधन है, वन ऑफ द बेस्ट गठबंधन है, बहुत स्ट्रॉन्ग गठबंधन है। और उनकी कमजोरी तो अभी देखिए 2-4 दिन पहले की बात है, इतने बड़े लीडर की उन्होंने सरेआम हत्या करवा दी, जिनके साथ 22 श्रेणी की सिक्योरिटी थी। अपने अलाइज को नहीं बचा पा रहे जिनके दम पर उनकी सरकार है, और इतने बड़े शख्सियत की उन्होंने सरेआम हत्या करवा दी। अभी तक कोई कदम नहीं, कोई स्टेप नहीं, कोई बड़ा बयान नहीं। तो सोचिए कि वहां जनता का रक्षा वो कैसे कर पाएंगे जब 22 श्रेणी के सिक्योरिटी प्राप्त आदमी की हत्या हो रही है, जिनके साथ एनएसजी कमांडो डिप्यूटेड है उनकी हत्या हो रही है। तो इनकी सारी चीज तो एकदम धोती होती जा रही है, फीकी पड़ रही है, इनकी बातों में भी अब दम नहीं रह गया है। बस किसी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, और इनको बहुत करारा हार का सामना करना पड़ेगा महाराष्ट्र में भी, हमारे गठबंधन के साथ, हमारे महागठबंधन के सामने, क्योंकि इनके पास कुछ न करने को है न कहने को है। हरियाणा की हार पे मैंने पहले भी कहा कि वो दुखद है हमारे लिए नहीं, हरियाणा की जनता के लिए, जिस जनता ने उन्हें पिछले चुनाव में ही नकार दिया था। दुष्यंत चौटाला के सहारे उन लोगों ने सरकार बनाया था, और आज दुष्यंत चौटाला को कितना बुरा हाल किया हरियाणा की जनता ने, देखी उनका खाता भी नहीं खुला। मैं ईवीएम की कहानी बिल्कुल नहीं करता हूँ, ईवीएम की कहानी देश करेगी। ईवीएम की कहानी मजबूत लोगों की कहानी नहीं है। ईवीएम के थ्रू घोटाला भी मजबूत लोग नहीं करते हैं, वो छोटे दिल के लोग होते हैं जिन्हें डर होता है। सत्ता का मिसयूज वही करते हैं जिन्हें डर होता है। हमने देश चलाया, हमने सत्ता चलाया, हमने देश बनाया है, हमें पता है कि जनता के रुख के साथ चलना चाहिए, वरना जनता जिस दिन उखड़ गई ना, उस दिन सारा ईवीएम इनके घर पे धरा रह जाएगा। भाई हरियाणा का तो एग्जिट पोल पूरे देश में दुनिया ने देखा। हरियाणा के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी वाले खुद बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उनसे 1-to-1 किसी से बात करके देखिए आप सर, लेकिन वो परसों के सर आपने कहा हरियाणा के बाद बीजेपी वाले बहुत खुश नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ये ऐतिहासिक जीत है और परसों वो इसका बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन भी करने वाले, शपथ ग्रहण बहुत बढ़िया। अगर उन्हें जीत मिली होती, जनता का प्यार मिला होता, तो जम्मू एंड कश्मीर में मां वैष्णो देवी ने आशीर्वाद दिया होता, जो कि नहीं मिला इन्हें। मैं तो बार बार कहता हूँ कि धर्म के ठेकेदारों को ठेकेदारी बंद हो चुकी है। ये डेवलपमेंट की बात शुरू करे, एजुकेशन की बात शुरू करे, इधर उधर मसाला लगाने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि अभी नरसिंह जो है आज तक वो जेल नहीं गए, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ कहा था, वो आज तक मेहमान नवाजी कर रहे हैं गाजियाबाद के पुलिस लाइन में। तो मैं बार बार इनके बीजेपी के प्रवक्ता महोदय के माध्यम से कहूंगा कि वो योगी आदित्यनाथ जी से बात करें, वरना उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल लोकसभा में हुआ, विधानसभा में इन्हें अपना विधायक ढूंढने से नहीं मिलेगा अगर ये हालात रही तो। ठीक है अनूप जी, मेरा सवाल आपसे है कि महाराष्ट्र में अब जो चुनावी माहौल है वो शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र में चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो इसमें आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? जनता के लिए आप क्या लेकर आएंगे? किस तरीके से अपनी पिच आप जनता के सामने सेट करेंगे? ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जम्मू में तो लोगों ने वोट दिया, कश्मीर से हिंदुओं को जो भगा दिया, जो अभी तक रो रहे हैं। सर प्लीज आप थोड़ा सा तेज बोल पाएंगे अनूप जी, प्लीज थोड़ा सा तेज। क्यों पीड़ा से अभी ये कश्मीर का नाम लिए, अभी ये तिलानंद का नाम ले रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि सरकार ने मरवा दिया बाबा सिद्दीकी को। किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये किस तरह के शब्द बोल रहे हैं टीवी चैनल पर? शाकिर अली साहब, मेरा आपके लिए करेक्शन है कि मैं शाकिर अली साहब, अनूप जी कांग्रेस अनूप जी फालतू बोलने की आदत है। इस तरह की गलत बयानबाजी मत करिए। ढूंढे विधायक नहीं, ढूंढे कांग्रेस नहीं मिलेगी। अनूप जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बात करते हैं। आपको बात करने का तरीका पता है? आप इस देश में रहते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आपका है क्या? आपका है, आपका बात का देश। अनूप जी प्लीज एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। शाकिर अली साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। सर हम मानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो बहुत गलत है, लेकिन और हम मानते हैं कि प्रशासन को इस पर और सख्ती बरतनी चाहिए थी और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंट को लेकर हम पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। शाकिर अली साहब, नहीं मिलेगा। हरियाणा में ये जीत गए शाकिर अली, ये शाकिर अली का देश है, हरियाणा में जीत गए। तुम्हारे मंत्री बकवास करते हो, लुच्चे लफंगे तुम हो, तुम्हारे लुच्चे लफंगे तुम हो। वो रेपिस्ट को क्या कहोगे? जिहादी कहेंगे, बैठ करके टीवी पर जिहादी बकवास कर
बकवास बंद कर दो। हार का तो ऐसे हार रही है, क्या हार गए? अरे हारोगे तुम, हरियाणा में जीत रहे थे ना, हरियाणा में पूरे देश से हारोगे, पूरे देश से हारोगे, हरियाणा की पूरे जनता देश दुखी से है, हारोगे। प्रयोग करिए। हरियाणा की जनता तुम दुखी हो, जिहादी दुखी है, आतंकवादी दुखी है, पाकिस्तानी दुखी है, अफगानिस्तानी दुखी है, जो जिहादी हो दुखी है। देश की जनता दुखी नहीं है, देश की जनता सुखी है। अनूप जी प्लीज प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले आप। आपके सवाल का जवाब ये टीवी चैनल को जवाब नहीं है। और क्या है, और क्या है जी, और क्या है, और क्या है इस देश में, है क्या? क्या तुम लोगों ने छोड़ा है? मदरसा छात्र बैठ करके बकवास कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिरयानी खा के पाकिस्तान को गाली देने वाला नाम खराब लोग है ये बेचारे लोग हैं। ये लोग बापू का हत्या किया है, ये मुखबिरों के खानदान के लोग हैं, क्या बात करेंगे ये? नहीं, तुमने देश का बंटवारा किया है ना, तुमने देश का बंटवारा किया है, आरएसएस ने देश का बंटवारा किया है। दुनिया की समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। बांग्लादेश में अत्याचार होगा तो नहीं बोलोगे? हत्यारों से मैं क्या बात करूं? बापू के हत्यारों से बात करना बड़ा मुश्किल है। इन्हें तो खून खराब नहीं चाहिए थी, डेवलपमेंट की तो बात कर लो। कुछ शाकिर अली साहब, अनूप जी, शाकिर अली साहब प्लीज, सर प्लीज, शाकिर अली शांति दूत है, शांति फैला रहे हैं देश। सर प्लीज आप अनूप जी पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर प्लीज। प्लीज अब महाराष्ट्र में वापस लौट सकते हैं, पाकिस्तान से अभी बाहर निकलिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी आप दोनों बाहर निकलिए, पहले महाराष्ट्र पे आइए जी। महाराष्ट्र चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, और सारे जो हमारे अलायंस है वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ऐसे ही घूमते रहेंगे, इसके बाद छाती पीटेंगे। सर ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आप किन सरकार बनेगी। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरीके से जनता के सामने। सर विकास के मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, किन एजेंडाओं को आप अपनी मैनिफेस्टो में लेंगे? विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, किसान पे, जवान पे, नौजवान पे, व्यापारी पे, सुरक्षा पे, आतंकवाद के सफाया पे, जिहादियों को खत्म करने पे। और कौन सा मुद्दा है देश? सर मैनिफेस्टो में आप क्या क्या जोड़ेंगे, ये पूछ रही हूं मैं। अभी तो वो संदेश पत्र जारी होगा, महाराष्ट्र के लोगों के लिए अलग होगा, झारखंड के लोगों के लिए अलग होगा। जो बेसिक मुद्दे होंगे, जो हमने किया है, वो सब आएगा। अभी तो सीटों का बंटवारा होगा, अभी तो टाइम है। ठीक है, मेरा अब सवाल, अलायंस की पार्टियां बैठेंगी, एक विकास का एक मैप, रोड मैप रखा जाएगा। हमारे पास तो रोड मैप है। ठीक है, अब मेरा सवाल राजेंद्र काले साहब से है कि सर आप एक बात बताइए हमें कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उस पर विपक्ष ने सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरे में लिया। क्या आपको ये लगता है कि क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी थे वो एनसीपी में थे, अजीत पवार के गुट में, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अजीत पवार के फ्रैक्शन को या कह ले एनडीए को इस बात का फायदा मिले, हो सकता है सिंपैथी वोट्स मिल जाए? बाबा सिद्दीकी की बात पे तो ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है, बिकॉज ये महाराष्ट्र में तो कोई आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह अलग अलग घटनाएं घटती है। बदलापुर की घटना देखिए आप, उधर रेप होता है, कोई छोटी बच्चियों को छोड़ा नहीं जाता है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। बीच में जो बीजेपी का ही सांसद था, आमदार एमएलए था, उसने फायरिंग किया, पुलिस स्टेशन में फायरिंग किया। अभी बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी फायरिंग होके उनके उसमें डेथ हो गई। वो तो एक्स मिनिस्टर थे। अगर एक्स मिनिस्टर इस देश महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है तो ये गवर्नमेंट आम लोगों की क्या सुरक्षा करेगी? इसलिए पूरे महाराष्ट्र में लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में इस सरकार के प्रति बहुत आलोचना है, क्योंकि हर जगह पे यह सरकार टोटल फेल्यूर हो गया है। और इसी मुद्दे पे हम आगे जा रहे हैं। इस इलेक्शन में ये मुद्दे तो हमारे रहेंगे, और उसके साथ जो महाराष्ट्र में हमारा जो यंग जनरेशन है, तो उनके लिए जितना भी हमारे फैक्ट्री थे, कंपनियां थी, वो सब गुजरात को चली गई। यानी कि महाराष्ट्र को लूटने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर कंपनियां नहीं रहेगी, कारखानदार नहीं रहेंगी, तो ये जो नौजवान है इनको काम कहां से मिलेगा? इसलिए जो नौजवान है
युवक है, इनके भी दिमाग में बहुत चिढ़ है इस सरकार के ऊपर, और ये चिढ़, ये भड़ास इस इलेक्शन के दौरान बाहर आएंगी, घूम के आएंगी। इन्होंने महिलाओं के लिए 1,500 में वो लाडली बहन योजना शुरू किया, लेकिन 1,500 से पहले ज्यादा वो महिलाओं की सुरक्षा ये ज्यादा होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में तो महिला सुरक्षित नहीं है। कितने केसेस घटते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अगर डाटा निकाले तो सब महाराष्ट्र में आगे रहेगा महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने में। तो ये सब गवर्नमेंट का फेल्यूर है। डिप्टी सीएम जो फडणवीस साहब है वो भी इसमें फेल्यूर है उनका, उनके होम मिनिस्टर उनके पास है। शिंदे साहब सीएम करके भी कुछ महाराष्ट्र में बदलाव नहीं आया, और पूरा सर लेकिन महाराष्ट्र आपने पीछे जा रहा आपने है। भी इसलिए 2019 की महाराष्ट्र को शुरुआती आगे शुरू लाने के लिए अभी जो हमारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है, पवार साहब जैसे हमारे बुजुर्ग नेता हमारे साथ है, और ये दम पे हम ये इलेक्शन आगे जाएंगे और जरूर चुनाव जीत के आएंगे। सर लेकिन जिन देवेंद्र फडणवीस पे आज आप सवाल उठा रहे हैं, 2019 में आप उनको ही 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, ऐसा आपका इतना मन क्यों उनकी तरफ चेंज हो गया? 2019 तक हमारी उनके साथ जो गठबंधन था यही हमारी गलती हो गई, क्योंकि बीजेपी का आज तक का वजूद ये है कि उनके साथ जो छोटा पक्ष आता है या प्रादेशिक पार्टी जाती है वो उनको ही खत्म कर देते हैं। और इसीलिए तो हम 2019 के बाद थोड़े होश में आ गए और समझ में आ गया कि बीजेपी तो हमको ही खा रही है, इसलिए हम उनको छोड़ के गए। ठीक है अनूप जी, वो आपकी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि सरकार का या प्रशासन का ये फेलियर था कि इतने क्राइम्स आप रोक नहीं पाए। तो क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों पर ये विपक्ष के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, और जनता हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर और बोल्डली स्टैंड लेते देखना चाहती हो? सख्ती बरतनी चाहिए आपको ऐसे मुद्दों पर। बाबा सिद्दीकी के सवाल पे विपक्ष राजनीति करना बंद कर, और सर 12 लोगों की टीम टीम गठित की गई है और सारे लोगों ने दुख व्यक्त किया, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। पहले का महाराष्ट्र और आज के महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, पहले घटनाएं इससे ज्यादा घटती थी, कार्रवाई भी धीरे धीरे होती थी, लेकिन त्वरित कार्रवाई हो रही है, तुरंत एक्शन हो रहा है, तुरंत लोगों को न्याय दिया जा रहा है, तुरंत उस पर आगे बढ़ा जा रहा है, निष्पक्ष जांच हो रही है, न्याय हो रहा है। तो ये कहना ये इश्यू रहेगा ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है। पहले महाराष्ट्र में जो दादागिरी, गुंडई, गली गली में हत्याएं, रोज दिन प्रतिदिन हत्याएं, चाहे इस प्रकार की हत्याएं हो, बिल्डर की हत्या, इसकी हत्या, उसकी हत्या, उस पर रोक लगा, लाइन ऑर्डर मेंटेन हुआ। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है बाबा सिद्दीकी का ये जो घटना हुआ, इस पे सारे लोगों ने संवेदना व्यक्त किया, सत्ता पक्ष ने भी किया, विपक्ष ने भी किया, ये हो कैसे गया। लेकिन इस पर कोई भी जो भी इसमें दोषी होंगे, जिस एंगल से उनकी हत्या हुई होगी, सब दूध का दूध और पानी का पानी सरकार करके रहेगी। और हम समझते हैं कि एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें, जो भी दोषी होंगे, जो सरकार को बदनाम करना चाहते होंगे या जो इस तरह की घटना में होंगे, वो सब सामने आएंगे और न्याय मिलेगा। और पूरा सरकार सत्ता बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ भी खड़ी है और इस घटना के लिए दुख व्यक्त। ठीक है शाकिर अली साहब, बाबा इस पर सियासत करना ठीक नहीं है। ठीक है अनूप जी, सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है अनूप जी। शाकिर अली साहब, बाबा सिद्दीकी इससे पहले 48 साल कांग्रेस के साथ थे, ठीक है, तो इस मुद्दे पर इतने वरिष्ठ नेता की इस तरीके से 3 लोग आके गोली मारकर हत्या कर जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये रोका जा सकता था? देखिए, सबसे पहले मौत तो मौत होता है, लेकिन तरीका गलत चुनती है बीजेपी सरकार। जहां भी बीजेपी का अंश हो, बीजेपी अलायंस में हो, आप देखिए जितने भी बड़े बड़े आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे कहेंगे कि आप अलायंस में है। उत्तर प्रदेश में उनकी फुल प्लेट सरकार है। वहाँ अतीक अहमद जो 8 बार के चुने हुए विधायक थे, उन्हें सरेआम मरवा दिया इन लोगों ने, और आज तक कहीं कुछ पता नहीं चला। वो मामूली से आदमी से मरवा के ये काम तमाम कर देते हैं, और इनकी मंशा एकदम साफ है, ये किसी अमुक जाति के पीछे पड़े हुए हैं और उस जाति का खात्मा करना चाहते हैं, वही इनकी परेशानी है। और लेकिन सर बाबा सिद्दीकी उन्हीं के साथ के कह लिए एक तरीके से थे कि एनसीपी अजीत पवार गुट के थे वो। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, हम लोग मरमाहत है कि ये अपनों के भी नहीं हो रहे हैं। हमें तो उनके मौत का बड़ा मतलब इतना दुख है, पूरे के पूरे देश को दुख है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि को, इस
इतने फेमस व्यक्तित्व को ऐसे सरेआम मरवा देना, एक हफ्ते में जांच तो इनकी आती रहती है। जांच का रिपोर्ट तो ब्रिजभूषण का आया था दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के लोगों ने साफ करवा दिया। आज देखिए मीडिया को कुदरत ने उस मीडिया को जिताया और विनेश फोगाट आज वहां की विधायिका बन गई है, जनता ने जिता दिया। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही अभी, इन्होंने बताया कि हमारे जो अलायंस पार्टी के, उन्होंने कहा कि जिनके साथ भी बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं वो नेस्त नाबूद हो जाते हैं। उनका दिलदा मिसाल है, विथ एग्जाम्पल दुष्यंत चौटाला है हरियाणा में, जिसको एक सीट भी नहीं मिला। आप इन्होंने कहा कि अभी हमारे एजेंडा में हमारा सारा चुनावी एजेंडा आएगा, हम लिख के देंगे, रिटर्न में देंगे। क्या लिख के देंगे डेवलपमेंट के बारे में? सारी देश की पुलें गिर रही है, एजुकेशन में सारा का सारा पर्चा लीक हो रहा है, नीट जैसा एग्जाम में पर्चा लीक हो रहा है। क्या बताएंगे डेवलपमेंट के नाम पे? क्या मंदिर दिखाएंगे जिससे पानी लीक हो गया? जो इनके जीवन का सबसे बड़ा सारांश था, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वहां लीक हो गया। क्या बताएंगे? माँ बहनों की इज्जत सेफ नहीं है, जात पात का इस तरह से माहौल देश में बना हुआ है। हम लोग को 10th के बाद पता चला हिंदू मुसलमान क्या होता है। इन्होंने तो गोत्र की राजनीति शुरू कर दी। इन्होंने तो हर इंसान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हत्या, खून खराबा। मैं इनको गलत नहीं कहता हूँ, प्रवक्ता महोदय बैठते हुए कहते हैं जिहादी जिहादी जिहादी। ठीक है सर, एक और सवाल है मेरा आपसे, शाकिर साहब एक और सवाल ले लीजिए मेरा। शाकिर अली साहब, इन्होंने अभी शिंदे सरकार ने कुछ मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा है कि जो मदरसों में टीचर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, क्रीमी लेयर की भी उन्होंने बात की, ओबीसी में जो 7 जातियां उपजातियां उन्हें सेंट्रल की लिस्ट में भी लाया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि शायद जो ये मुद्दे हैं वो बीजेपी के लिए एक अच्छा दाव हो सकते हैं? देखिए निचले स्तर पे इनके कमिटमेंट। और क्या आपको लगता है ये एक राजनीतिक मुद्दा है? 200% पूरे देश समझ चुके हैं, पूरे देश को। मैं पूछ रही हूँ आपसे सर, ये मैं पूछ रही हूँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इनके जो सबसे बड़े लीडर हैं, जो शीर्ष नेतृत्व बैठते हैं, उनकी भी हर बातें जुमले में तब्दील हो जाती है। तो जुमला तो इनको कुछ भी कहते, कुछ एनी टाइप ऑफ कमिटमेंट इफ दे गिव दैट विल कन्वर्ट इनटू जुमला एनी मोमेंट। वो कभी भी जुमले, तो छोटे छोटे बातों को क्या लेना है? आज इनके मुसलमानों से मोहब्बत का प्रतीक तो है कि इन्होंने मदरसा के, अरे टीचर वर्ग का इन्होंने अपमान किया है, पूरे देश में शिक्षकों का अपमान किया है। किसी एक जाति का जिसके खिलाफ रहते थे उसका वेतन बढ़ा रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? चुनाव के 1 महीना पहले मैंने तो कुछ दिन पहले भी कहा था, इन्हें अगर सोचना था तो पूरे शिक्षक समुदाय के बारे में सोचे। ठीक है अनूप जी मेरा आपसे यही अनूप जी ठीक है शाकिर अली साहब, अनूप जी इस पर तो मैं भी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपने सिर्फ एक जाति के शिक्षकों की, सिर्फ मदरसों के जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी, उनका वेतन बढ़ाने की ही बात क्यों की? देखिए ये अब इस पर तो मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी ये जो ज्ञान दे रहे थे नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आप जो बोल रहे कि सरकार मरवा रही है, मतलब महिलाएं नहीं सुरक्षित। उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद आता है, अभी तक जेल क्यों ले गए आपके महाराज? नहीं उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद महात्मा गांधी के पुजारी थे। अतीक अहमद नहीं, अरे 9 बार कोई विधायक चुना जाएगा और अपराधी होगा तो उसको अपराध नहीं सुनिए। अच्छा सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप लोग उत्तर प्रदेश और अतीक अहमद के बारे में बात कर लीजिएगा। मुख्तार अंसारी तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते थे ना, उनको मरवा दिया आप लोग। महात्मा गांधी को सर अनूप जी मेरा सवाल मरवा दिया, कुछ भी बोल देना है टीवी चैनल। चारों तरफ अपराध फैल गया है, चारों तरफ देश में अंधकार छा गया है, अनूप जी बर्बाद हो रहा है। अनूप जी मेरा सवाल मदरसों पे था, उत्तर प्रदेश पे नहीं था। राहुल बाबा आ जाएंगे तो आबाद कर देंगे। अनूप जी मेरा सवाल तो सत्ता शासन में थी 60 साल तक। अनूप जी प्लीज, कांग्रेस सत्ता शासन में थे, महाराष्ट्र में थी, 36/11 होता है। ये जो क्या होता है? सुनो भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में, जानते हो भैया क्या क्या पैदा किया है? गुलामी की आजादी, जात में बांटा है लोगों को। कांग्रेस ने गुलाम रहना सिखाया है, कांग्रेस ने खाया पिया और राज किया है।
कांग्रेस ने गरीब को गरीब रहने दिया है, कांग्रेस ने देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा है, कांग्रेस ने आप लोगों को पोष पाल के रखा है, जो ये लोग हैं अल्पसंख्यक जिसका नाम है, और ये लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते, ऐसा कांग्रेस ने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास, सबको साथ ले चलने की अनूप बात जी, करी है, सबका डेवलपमेंट किया है। ये कश्मीर में जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना कहीं नहीं, जम्मू में नहीं हुआ है, फिर भी कश्मीर के लोगों ने वोट नहीं दिया है। ये होता है वादा, समझे आप? क्योंकि फैक्ट्री बनाने के लिए अडानी को दिलाएगी आपने मालिक को जमीन। अनूप जी प्लीज पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने मदरसों में ही शिक्षकों का वेतन सिर्फ क्यों बढ़ाया? कहाँ चले गए? अच्छा ठीक है, शाकिर अली साहब एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। शाकिर अली साहब जी सर, कांग्रेस में अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस के पास मैक्सिमम सीट्स है, अभी 43 सीटें हैं कांग्रेस के पास, तो इस बार आप कितनी सीटों की अपेक्षा रख रहे हैं? कितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए? जो आपका अलायंस है उससे कितनी सीटों पे आप अपने विधायक खड़ा करना चाहेंगे या अपने कैंडिडेट्स खड़ा करना चाहेंगे विधायकी के लिए? देखिए अभी ये थोड़ा सा ज्यादा अर्ली स्टेज हो जाएगा जी, विधायक कितने खड़े करेंगे, आपस में बात करके सभी लोग बात करेंगे और इसके नेतृत्व डिसाइड करेगा। आज ऑब्जर्वर वहां बना दिया गया, सारे सीनियर लीडर बनाए गए हैं, वहाँ अशोक गहलोत साहब है, अपने पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, सारे सीनियर लीडर की टीम भेजी गई है। आज ये अनाउंस किया गया है, यहाँ झारखंड के लिए भी महाराष्ट्र के लिए भी हमारे अलायंस बैठेंगे साथ में, वो डिसाइड करेंगे और विन विन सिचुएशन में जहाँ जो जितने स्ट्रांग है, जिनकी जितनी जहाँ डिमांड उस हिसाब से वो सीट डिस्ट्रीब्यूट होंगे और हम लोग वहाँ मोहम्मद से कहीं ज्यादा आंकड़े में सीट लाने वाले हैं। ठीक है शाकिर जी, मेरा एक और सवाल था कि सर अगर जो यूबीटी है वो चाह रही है कि वो उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यही चाहेगी कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या आप इस बात से ओके रहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री हमारे गठबंधन में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो बैठ के जो सक्षम व्यक्ति होंगे, आप देखिए पिछले भी स्टेट के चुनाव में हाँ जहाँ लीडर ज्यादा होते हैं वहाँ परेशानी होती है। बीजेपी में सेम सीट के लिए कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसी भी स्टाफ को बैठा दिया जाता है, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लीडरशिप जहाँ ज्यादा होगी वहाँ बातें होंगी, चर्चा होगी, उस पर डिसाइड किया जाएगा और जो सक्षम व्यक्ति होंगे, जो जनता जिन्हें चाहेगी उन्हें पीएम बनाया जाएगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही। महाराष्ट्र में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये हम वक्त पर ही छोड़ देते हैं। अभी तक के हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार।